आज हम आलेख लेखन का अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि आलेख लेखन किसे कहते हैं और एक अच्छा और प्रभावी आलेख कैसे लिखा जाता है। तो सबसे पहले आलेख लेखन किसे कहते हैं, जब हम इसको देखते हैं तो इसकी परिभाषा में हम पाते हैं कि किसी विषय पर सर्वांगपूर्ण जानकारी जो तथ्यात्मक, विश्लेषणात्मक एवं विचारात्मक हो, आलेख कहलाती है। तो यहाँ आलेख लेखन की परिभाषा में हमने देखा कि कोई भी यानी किसी भी विषय पर ऐसी संपूर्ण जानकारी जो तथ्यों पर आधारित हो, विश्लेषण पर आधारित हो और विचारात्मक हो, आलेख कहलाती है। यानी किसी भी विषय पर ऐसी संपूर्ण जानकारी जो तथ्यात्मक, विश्लेषणात्मक एवं विचारात्मक हो, आलेख कहलाती है। अब आलेख से संबंधित कुछ प्रमुख बातें इस प्रकार हैं कि आलेख में लेखक के विचारों को प्रमुखता दी जाती है, लेकिन ये विचार तथ्यों और सूचनाओं पर आधारित होते हैं और लेखक उन तथ्यों और सूचनाओं के विश्लेषण और अपने तर्कों के जरिए अपनी राय प्रस्तुत करता है। यानी जो लेख होते हैं या आलेख जिनको हम कहते हैं, उनमें लेखक के विचारों को प्रमुखता दी जाती है, लेकिन ये विचार विभिन्न प्रकार के तथ्यों और सूचनाओं पर आधारित होते हैं। लेखक इन तथ्यों और सूचनाओं का विश्लेषण करते हुए अपने तर्कों के जरिए, अपने तर्क द्वारा अपनी राय या सुझाव प्रस्तुत करता है। आलेख की शैली विवेचन, विश्लेषण एवं विचार प्रधान हो सकती है। आलेख गंभीर अध्ययन पर आधारित प्रामाणिक रचना होती है। तो हम देखते हैं कि आलेख गंभीर अध्ययन पर आधारित एक प्रामाणिक रचना मानी जाती है। आलेख गद्य प्रधान अभिव्यक्ति है। हम देखते हैं कि आलेख जो लिखे जाते हैं वे भाषा के गद्य रूप में लिखे जाते हैं, ना कि कविता की भांति पद्य रूप में। इसलिए आलेख गद्य प्रधान अभिव्यक्ति माने जाते हैं। यह एक प्रकार के लेख होते हैं जो अधिकतर संपादकीय पृष्ठ पर ही प्रकाशित होते हैं। इनका संपादकीय से कोई संबंध नहीं होता। यानी ये जो आलेख जिनको हम कहते हैं, ये एक प्रकार के लेख कहलाते हैं और समाचार पत्र का जो संपादकीय पृष्ठ होता है, संपादकीय पेज होता है, उस पेज पर ही इनको भी प्रकाशित किया जाता है। लेकिन संपादकीय पेज पर प्रकाशित होकर भी ये संपादकीय नहीं कहलाते, संपादकीय से इनका कोई संबंध नहीं होता। अब आलेख लेखन का स्वरूप कि आलेख लेखन किस प्रकार लिखते हैं। तो आलेख लेखन के मुख्य रूप से 3 भाग हम कर सकते हैं। पहला प्रारंभ, दूसरा मध्य भाग और तीसरा अंत। तो इन तीनों भागों में किन बातों का उल्लेख किया जाता है, यदि इनको हम देखें तो हम आलेख को समझ पाएंगे। सबसे पहले आलेख लेखन का प्रारंभिक भाग होता है, जिसको हम प्रारंभ कह सकते हैं, और इसमें सर्वप्रथम प्रारंभ में विषय से जुड़े सबसे ताजा प्रसंग या घटनाक्रम का विवरण देकर फिर उससे जुड़े अन्य पहलुओं को सामने लाया जाए तो आलेख का प्रारंभ आकर्षक बन जाता है। यानी जो आलेख हम लिख रहे हैं उससे संबंधित जुड़े हुए जो ताजा प्रसंग होते हैं, ताजा घटनाक्रम होते हैं, उनका विवरण देते हुए और उनसे जुड़े हुए जो दूसरे पहलू हैं, उनसे जुड़ी हुई कोई अन्य बातें हैं, उनको जब हम सामने लाते हैं पाठक के सामने, तो इससे आलेख का प्रारंभ आकर्षक होता है, पाठक को वह अपनी ओर आकर्षित करता है। इसके बाद हम अनुच्छेद बदलते हुए मध्य भाग में आते हैं। मध्य भाग में किन बातों को लिखा जाता है? आलेख के मध्य भाग में विषय का क्रमिक विकास किया जाता है। यानी क्रमबद्ध ढंग से जिस विषय पर हम आलेख लिख रहे हैं
उन पर विभिन्न बातों का, विभिन्न बिंदुओं का उल्लेख करते हुए क्रमबद्ध ढंग से, उनका क्रम नहीं टूटना चाहिए, एक दूसरे से जुड़ाव रखते हुए हम उनको धीरे धीरे अपने विषय वस्तु को आगे बढ़ाते हैं और तथ्यों की मदद से विश्लेषण किया जाता है। विषय में तारतम्यता एवं क्रमबद्धता अवश्य होनी चाहिए। तो यहां हम देखते हैं कि सबसे पहले हमने प्रारंभ किया। प्रारंभ में हमने विषय से जुड़े हुए ताजा प्रसंग रखे और कुछ उससे जुड़े हुए अन्य पहलुओं को भी शामिल किया ताकि हमारा प्रारंभिक रूप आकर्षक बने। फिर मध्य भाग में हमने विषय वस्तु का क्रमिक विकास किया, जिसमें हमने क्रमबद्धता और तारतम्यता का ध्यान रखा। और विषय वस्तु के क्रमिक विकास में विषय वस्तु को प्रस्तुत करते हुए हमने तथ्यों पर आधारित विश्लेषण और विवेचन करके अब हमारे आलेख या लेख को प्रभावी बनाने की कोशिश की। अंत में तीसरा भाग आलेख लेखन का आता है अंत, और अंत में सार रूप में विषय पर अपना निष्कर्ष या मत प्रकट कर सकते हैं। आलेख को लिखने वाला जो लेखक है वह अंत में अपने आलेख की विषय वस्तु पर अपना निष्कर्ष या अपना मत प्रकट करता है, अभिव्यक्त करता है। तो इस प्रकार से एक अच्छे आलेख लेखन को उसके प्रारंभ, मध्य और अंत, इन 3 भागों में बांटकर विषय वस्तु को तथ्यात्मक विश्लेषण एवं विवेचना पर आधारित करके विचार प्रधान बनाकर हम उस आलेख को प्रभावी ढंग से तैयार कर सकते हैं। अब यहां आलेख रचना के संबंध में कुछ प्रमुख बातें हैं जिनका आलेख लेखक को ध्यान रखना होता है। पहली बात है कि लेख लिखने से पूर्व यानी लेख लिखने से पहले ही विषय का चिंतन मनन करके विषय वस्तु का विश्लेषण करना चाहिए। आलेख लेखक को लेख लिखने से पहले ही विषय वस्तु से संबंधित अच्छी तरह चिंतन मनन करना चाहिए, खूब तैयारी करनी चाहिए और फिर उस विषय वस्तु को का विश्लेषण करते हुए अपने आप को आलेख लेखन के लिए तैयार करना चाहिए। तो आलेख लेखन से पूर्व अच्छी तरह तैयार रहना जरूरी है। अगली बात है कि विषय वस्तु से संबंधित आंकड़ों, उदाहरणों का उपयुक्त संग्रह करना चाहिए। जिस विषय पर आपको आलेख लिखना है उस विषय से संबंधित कोई तथ्य, कोई उदाहरण या कोई आंकड़े यदि आपके पास उपलब्ध हैं तो उनको संग्रहित करना चाहिए, उनको इधर उधर से जुटाकर एक जगह एकत्र करना चाहिए, जिससे आप उन तथ्यों का, उदाहरणों का अपने आलेख में प्रयोग कर सकें। लेख की भाषा सरल, बोधगम्य एवं रोचक होनी चाहिए। जो लेख आप लिख रहे हैं वो सरल, सहज, रोचक और समझ में आने वाली भाषा में लिखा होना चाहिए। जटिल शब्दों का प्रयोग करने से बचना चाहिए ताकि आम पाठक भी उसको सहजता से समझ सके। एक अनुच्छेद में एक ही घटनाक्रम या प्रसंग का उल्लेख करना चाहिए। यानी एक अनुच्छेद आप लिख रहे हैं तो उसमें एक से अधिक घटनाक्रम या प्रसंगों का वर्णन ना हो, इससे विषय वस्तु आपस में उलझकर रह जाती है। इसलिए एक अनुच्छेद में एक घटनाक्रम या प्रसंग का उल्लेख करना चाहिए। वाक्य बहुत बड़े नहीं होने चाहिए। छोटे छोटे वाक्य अगर हों तो छोटे वाक्य जल्दी समझ में आते हैं और उनका प्रभाव अधिक पड़ता है। लेख की प्रस्तावना व समापन में रोचकता होनी चाहिए। यानी लेख का जो प्रारंभ हम करते हैं या जो अंत करते हैं वह रोचक होना चाहिए, जिससे पाठक पर वह अपना प्रभाव छोड़ सके। तथ्यों की असंदिग्धता से बचना चाहिए। आलेख लेखन लिखने वाले लेखक को संदिग्ध लगने वाले तथ्यों से बचना चाहिए। जहां उनको लगता है कि ये तथ्य सही भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते, ऐसे तथ्यों को अपने आलेख में शामिल नहीं करना चाहिए। इसमें विचारों और तथ्यों की स्पष्टता रहती है। ये विचार क्रमबद्ध रूप में होने चाहिए। हम देखते हैं कि जो लेख है एक तरह से वह विचार प्रधान होता है और तथ्यों पर
आधारित होती है, लेकिन उनमें स्पष्टता होनी चाहिए, उलझाव नहीं होना चाहिए। इसलिए विचार क्रमबद्ध रूप से आगे बढ़ने चाहिए। विचार या तथ्य की पुनरावृत्ति ना हो, किसी भी बात को बार बार ना कहा जाए, इसलिए कोई तथ्य या विचार बार बार ना कहा जाए। इससे आलेख का प्रभाव कम होता है। प्राय आलेख ज्वलंत मुद्दों, जो कि वर्तमान के समसामयिक मुद्दे हैं, उन पर लिखा जाता है। प्रसिद्ध विषयों, यानी जो प्रसिद्ध विषय होते हैं उस समय जो लोकप्रिय हैं, उन पे लिखे जाते हैं। महत्वपूर्ण व्यक्तियों और महत्वपूर्ण व्यक्तियों के चरित्रों पर भी आलेख लिखे जाते हैं। विभिन्न अवसरों पर भी आलेख लिखे जाते हैं, जो कि आए दिन समाचार पत्रों में छपते रहते हैं। अब इन मुख्य बातों के आधार पे हम एक आलेख लेखन का उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए हमें जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क पे एक आलेख लिखना है, तो उस पर हम किस प्रकार आलेख लिखेंगे? उदाहरण के लिए हम लिखेंगे, जंगली जीवों की विभिन्न प्रजातियों को संरक्षण देने तथा उनकी संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से हिमालय की तराई से लगे उत्तराखंड के पौड़ी और नैनीताल जिले में भारतीय महाद्वीप के पहले राष्ट्रीय अभयारण्य की स्थापना प्रसिद्ध अंग्रेजी लेखक जिम कॉर्बेट के नाम पर की गई। यह नैनीताल से 115 किलोमीटर और दिल्ली से 290 किलोमीटर दूर है। यह अभयारण्य 521 किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। नवंबर से जून के बीच यहां घूमने फिरने का सर्वोत्तम समय है। यह अभयारण्य 400 से 1100 मीटर की ऊंचाई पर है। ढिकाला इस पार्क का प्रमुख मैदानी स्थल है। कांडा सबसे ऊंचा स्थान है। जंगल, जानवर, पहाड़ और हरी भरी वादियों के वरदान से जिम कॉर्बेट पार्क दुनिया के अनूठे पार्कों में है। रॉयल बंगाल टाइगर और एशियाई हाथी का पसंदीदा घर है। यह एशिया का सबसे पहला संरक्षित जंगल है। रामगंगा नदी इसकी जीवन धारा है। यहाँ 110 तरह के पेड़ पौधे, 50 तरह के स्तनधारी जीव, 25 प्रजातियों के सरीसृप और 600 तरह के रंग बिरंगे पक्षी हैं। हिमालयन तेंदुआ, हिरन, भालू, जंगली कुत्ते, भेड़िए, बंदर, लंगूर, जंगली भैंसें जैसे जानवरों से यह जंगल आबाद है। हर वर्ष लाखों पर्यटक यहाँ आते हैं। शाल वृक्षों से घिरे लंबे लंबे वनपथ और हरे भरे घास के मैदान इसके प्राकृतिक सौंदर्य में चार चांद लगा देते हैं। तो यहाँ इस प्रकार एक अच्छा आलेख सभी प्रकार की जानकारियों को समेटे हुए एक संपूर्ण जानकारी को अभिव्यक्त करता हुआ रोचक आलेख लिखा जा सकता है। तो इस प्रकार आलेख लेखन का यह अध्याय यहाँ समाप्त होता है। धन्यवाद।